Hello everyone, welcome back to Busynomics. In this video, I'm going to talk about the research. Research methodology ही UGC नेट के लिए प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स के पेपर 1 में एज अ सब्जेक्ट है and those who are pursuing BBA, MBA or BCom are also having this subject in their curriculum. Okay, so we will understand the research in a very simple way. Okay, so let's start. Whenever the research word comes to our mind, जब भी हम रिसर्च के बारे में सोचते हैं so हम विजुलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं कुछ लेबोरेटरीज को, कुछ जहाँ पे कुछ साइंटिस्ट केमिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और देयर आर सम बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स आर गोइंग ऑन. बट लेट मी टेल यू, रिसर्च इज़ नॉट कन्फाइंड टू लैब्स ओनली. केवल लैब्स में होने वाले काम को ही रिसर्च नहीं कहते हैं. जब भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है और आप उसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट इज़ रिसर्च. सो जस्ट टेक अ सिंपल एग्जाम्पल. आपने ये सोचा कि हमारे सिटी में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके FMCG प्रोडक्ट्स आते हैं. FMCG आई थिंक यू ऑल नो, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं. तो FMCG के बहुत सारे ब्रांड्स आपके पास अवेलेबल हैं. आपके पास P&G है, आपके पास ITC है, आपके पास HUL है. तो आपने सोचा कि चलो भाई फाइंड आउट करते हैं कि हमारी सिटी में इनमें से कौन से ब्रांड को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. तो सबसे पहले आपके माइंड में एक रिसर्च क्वेश्चन आया, फिर आपने अपनी सिटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. देन आफ्टर ईच पार्ट से आपको कितने लोगों का डेटा कलेक्ट करना है आपने वो डिसाइड किया. फिर आपने एक क्वेश्चनर टाइप का प्रिपेयर किया कि हाँ आप कौन सा ब्रांड यूज़ करते हो, किस ब्रांड की क्वालिटी आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, आप क्यों यूज़ करते हैं, लाइक यू नो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव एडेड इन द क्वेश्चनर. देन आपने वो क्वेश्चनर को फिल कराया. फिर उसके बाद आपने उसका एक एनालिसिस किया होगा, एक समरी प्रिपेयर किया होगा. देन आपके पास एक फाइनल आंसर आया होगा कि हाँ भाई ये तीनों ब्रांड्स में से कौन से ब्रांड को हमारे सिटी में सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं. हो सकता है कोई 2 ब्रांड्स होंगे जो कि आपस में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे compete कर रहे होंगे, लाइक अ टाइप की सिचुएशन बन रही होगी, या हो सकता है कोई एक ब्रांड को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा हो. तो आपने ये जो पूरा काम करने का जो ब्लूप्रिंट बनाया पहले, ठीक है, और इस पूरे काम को किया आपने, यू हैव इम्प्लीमेंटेड ऑल दीज थिंग्स राइट फ्रॉम द क्वेश्चन कि कौन सा ब्रांड मेरी सिटी में सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, वहाँ से शुरू करके आपने फाइनल आउटकम निकाल लिया. नाउ यू हैव द आंसर. फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता चला कि ITC के ब्रांड आपके सिटी में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. तो ये जो पूरा प्रोसेस आपने किया, एक क्वेश्चन के अराइज होना और उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना, इसी प्रोसेस को हम रिसर्च कहते हैं. ओके, तो जैसे मैंने बताया कि जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आया एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द आंसर, जो पूरा ब्लूप्रिंट आप बनाते हैं, प्लान करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, आंसर निकालते हैं, सो दैट इज़ रिसर्च. ओके ओके, सो अब थोड़ा सा हम अपने बुकिश नॉलेज की तरफ चलते हैं कि हमारे बुक्स में किस तरह से लिखा गया है रिसर्च को. रिसर्च को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. और आई कैन से कि 2 वर्ड से मिलके बना है ये रिसर्च. that meant again and search means to find out. So जब आप again when you try to find out something again and again and again, so that is research. अब आपने जो अभी क्वेश्चन आपके माइंड में आया कि कौन सा ब्रांड मेरी सिटी में सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, आपने एक रिसर्च की. अब इसी पे कोई और रिसर्च फर्दर करना चाहे तो वो ये रिसर्च कर सकता है कि ब्रांड को क्यों सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं. जैसे अगर ITC आंसर निकल के आया तो ITC को ही क्यों प्रेफर करते हैं. हो सकता है क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर हो, या कस्टमर सर्विस बेटर हो, या अवेलेबिलिटी हो, या पैकेजिंग हो. देयर कैन बी इन मैनी रीजन्स. ठीक है, तो आप हर एक आंसर पे फर्दर इन्वेस्टिगेट करके, क्वेश्चनराइज करके फिर से उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, एक नया प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं. तो रिसर्च भी यही है, टू फाइंड आउट समथिंग अगेन एंड अगेन. ओके, so what is written here? Research is careful investigation or inquiry, especially to search for a new facts in any branch of knowledge. जब आप किसी भी ब्रांच में कुछ नया सर्च करते हैं, इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज, राइट, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो HR हो, वो फिनेंस हो, वो आपका सिक्योरिटी मार्केट हो, देयर कैन बी एनीथिंग. ठीक है, तो जब भी आप किसी भी डिफरेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज में कुछ नए फैक्ट्स का सर्च करना चाहते हैं, उसके लिए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, सो दैट इज़ नोन एज अ रिसर्च. सो लेट्स सी द डेफिनेशन गिवन बाय द क्रेसवेल.
According to Creswell, research is a process of steps used to collect and analyze information to increase our understanding of a topic or issue. ठीक है, एक सिंपल सा प्रोसेस है रिसर्च जिसको हम लोग डेटा के कलेक्शन और एनालिसिस में यूज करते हैं एंड दैट अल्टीमेटली हेल्प्स टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग अ टॉपिक और द इशू. ओके, so let's see the key takeaways from the above definitions. The very first is process of inquiry and investigation. तो जितना अभी तक हमने रिसर्च के बारे में पढ़ा और समझा, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि रिसर्च एक प्रोसेस है, अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन. ठीक है. सेकेंड, इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड मेथोडोलॉजिकल प्रोसेस. ठीक है, सिस्टमैटिक है, पहले ही हम ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करते हैं कि हमें किस तरह से अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है. ठीक है, सिस्टमैटिकली हम इस रिसर्च के प्रोसेस को करते हैं और कुछ मेथड्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है इंक्रीज नॉलेज. तो अल्टीमेटली जब क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा व्हेन यू विल डन विद द इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी, सो यू विल हैव अ न्यू फैक्ट, सो दैट विल इंक्रीज योर नॉलेज. ओके, so let's see the characteristics of the research. The very first is objectivity. Okay, so objectivity says 3 पॉइंट्स दिए हैं ऑब्जेक्टिविटी के अंदर. पहला पॉइंट है प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, सेकेंड इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड द थर्ड इज अवॉइडिंग बायस. तो रिसर्च करने के ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव हैं. जैसे मैंने बताया आपको, पहला है प्रोसीजरल सेफगार्ड. इसके अंदर में क्या लिखा है? कीपिंग कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ डेटा. आपका ऑब्जेक्टिव क्या है होना चाहिए रिसर्च का? कि आप अपने डेटा का कंप्लीट रिकॉर्ड रखें. उस कैसे आपको अपने डेटा को सेफ रखना है, उसका पूरा प्रोसीजरल, यू शुड हैव ऑल द प्रोसीजरल सेफगार्ड्स टू कीप योर कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द डेटा. नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन. What does it says? Using uniform consistent procedure in all steps of data collection. जब आप डेटा कलेक्शन करते हैं अपने रिसर्च प्रोसेस के लिए, तब आपको स्टैंडर्डाइज्ड डेटा लेना है, आपको यूनिफॉर्म डेटा लेना है. ठीक है. नेक्स्ट है अवॉइडिंग बायस. तो आपको डेटा कलेक्शन करते टाइम, अपना पूरा रिसर्च का प्रोसेस करते टाइम बायस होने से बचना है. यू हैव टू अवॉइड द बायसनेस. आज जितने भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं या जो पर्सनल बिलीव्स हैं आपके या जो थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेशन है, आपको उन सभी को साइड में रखना है एंड यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द फैक्ट्स विच आर कमिंग फ्रॉम द रिसर्च प्रोसेस. ओके, आपको अपना कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं लगाना है. जितने भी फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं उसके बेसिस पे आपको एनालिसिस करनी है और फैक्ट्स को फाइंड आउट, जो फाइनल आपका आउटकम है उस पर फोकस करना है. ओके, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक था ऑब्जेक्टिविटी. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज reliability. What does it says? If a research giving similar result under the similar population each time, it's reliable. Reliability का मतलब क्या होता है? आपकी रिसर्च को हम reliable कब कहेंगे? कि आपने जो भी रिसर्च करके फाइनल आंसर निकाला है. ठीक है, रिसर्च देखो क्या लिखा है? इफ अ रिसर्च गिविंग सिमिलर रिजल्ट अंडर द सिमिलर पॉपुलेशन ईच टाइम. आपने एक पॉपुलेशन को यूज़ किया. ठीक है, जितने लोगों के ऊपर आपने स्टडी किया ये फाइंड आउट करने के लिए कि आपकी सिटी में किस ब्रांड का प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा है. अगर 2 मंथ्स के बाद में मैं जाती हूँ और मैं उन्हीं लोगों के ऊपर सेम स्टडी करती हूँ तो मेरा आंसर भी सेम आना चाहिए. अगर आपकी रिसर्च में ये रिजल्ट आया कि ITC इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड, तो अगर मैं 2 मंथ्स के बाद जाती हूँ और मैं सेम लोगों से सेम क्वेश्चनेयर फिल करा रही हूँ तो मेरा आंसर भी ITC ही आना चाहिए. तो सेम पॉपुलेशन पे बार बार जब वो रिसर्च करने पे आंसर सेम आता है, सो दैट इज़ रिलायबिलिटी. मतलब आप उस रिसर्च पे भरोसा कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं आगे अपने डिसीजन मेकिंग के लिए. एंड सेकेंड पॉइंट इज रिटन इट लीड्स टू जनरलिटी. ठीक है, आप जिस रिसर्च को जनरलाइज कर सकें वही रिसर्च रिलायबल होती है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज वैलिडिटी. आपकी जो भी रिसर्च है दैट शुड बी वैलिड. वैलिडिटी होनी चाहिए आपके रिसर्च में. देयर शुड बी एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर इन रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, टेस्ट एक्सेट्रा. आप जो भी प्रोसीजर का यूज़ कर रहे हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं रिसर्च में, जो भी टेस्ट लगा रहे हैं, वो सारे वैलिड होने चाहिए. ठीक है, पहले से उनका टेस्ट हो चुका हो. दे शुड बी वैलिड एंड
अनबायस्ड, आपकी जो भी पूरी रिसर्च है वो अनबायस्ड होनी चाहिए एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम द सिस्टमैटिक एरर्स, ठीक है। मतलब आप चाहते थे, आप वो रिसर्च एरर्स को अवॉइड कर सकते थे अगर आप सिस्टमैटिक एरर मतलब आपके जो प्रोसीजर है उसमें जितनी भी एरर्स पॉसिबल एरर्स आपको पता है, अगर आपने उन रिसर्च वो प्रॉब्लम्स को, वो एरर्स को दूर नहीं किया तो इट मीन्स इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिसर्च। और अगर सिस्टमैटिक रिसर्च है तो ना ही आपके रिसर्च की वैलिडिटी रहेगी और ना ही आपकी रिसर्च रिलायबल होगी। तो आपको सिस्टमैटिक एरर्स को अवॉइड करना है पूरी तरह से। योर रिसर्च शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल दी सिस्टमैटिक एरर्स, ओके। तो 3 ऑब्जेक्टिव अभी तक हमने पढ़ लिए। द फर्स्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए। पहला था ऑब्जेक्टिविटी, सेकेंड वॉज रिलायबिलिटी, थर्ड इज वैलिडिटी एंड द फोर्थ इज एक्यूरेसी। आप जो भी रिसर्च कर रहे हो वो एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेट मीन्स इट शुड बी क्लोजली रिलेटेड टू वैलिडिटी, ठीक है। एक्यूरेसी जो टर्म है वो वैलिडिटी से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। दिस इज़ द डिग्री टू विच द रिसर्च प्रोसेस, इंस्ट्रूमेंट एंड टूल आर रिलेटेड टू ईच अदर। आप जो भी रिसर्च का प्रोसेस डिज़ाइन किया है आपने, जो आप यूज़ करने जा रहे हो, आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट और जितने भी टूल्स को अपने रिसर्च में यूज़ करोगे, डेटा कलेक्शन में यूज़ करो या फिर डेटा एनालिसिस में यूज़ करो, तो जितने भी आप ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट और टूल्स का यूज़ करेंगे वो सभी एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। जिस तरह का डेटा है उसी तरह का टूल आपको यूज़ करके आपकी रिसर्च की एनालिसिस करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोरिलेशन फाइंड आउट, आपको 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है कि x और y के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप कोरिलेशन यूज़ करोगे। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितना कोरिलेशन है x और y के बीच में, जो कोरिलेशन है उसका डिग्री क्या है, किस एक्सटेंट तक है, या आपको कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन करना है उस कोरिलेशन के बेसिस पे, सो यू विल यूज़ द रिग्रेशन, ओके। तो आप जो भी टूल यूज़ कर रहे हो वो आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग होने चाहिए, आपके डेटा के, आपका जो प्रॉब्लम है, जो ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का, उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रेडिबिलिटी, ठीक है। अभी ये रिग्रेशन, कोरिलेशन और वेरिएबल, ये सारे को सुन के कंफ्यूज नहीं हो, कीप इट असाइड। हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे, ओके ओके। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, फिफ्थ इज क्रेडिबिलिटी। इट सेज मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बारे में आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना है अपनी रिसर्च में। ऐसा नहीं है कि आप पूरे तरह से ही, हाँ, अगर आप पूरी तरह से ही सेकेंडरी डेटा पे ही रिसर्च कर रहे हो तो उसके रिजल्ट भी वैसे ही होने चाहिए। आप उसमें कुछ भी नया नहीं दिखा सकते, बिकॉज सेकेंडरी डेटा इज़ व्हाट, विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। आपने मैगजीन से डेटा लिया, आपने जर्नल से डेटा लिया, आपने पब्लिकेशन से डेटा लिया, रिपोर्ट से डेटा लिया, दैट इज़ सेकेंडरी डेटा। और अगर आप सेकेंडरी डेटा को यूज़ करके कोई रिपोर्ट बना रहे हो तो आप वो सारे डेटा का जो क्रक्स निकला है, जो आउटकम है, उन सभी को एक तरह से समराइज कर रहे हो और एक समरी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपके जो भी रिसर्च है, आपको एक बैलेंस रखना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बीच में, कि अगर सेकेंडरी रिपोर्ट है तो सेकेंडरी डेटा लो, बट अगर प्राइमरी डेटा पे रिपोर्ट बना रहे हो तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है आपको। नेक्स्ट इज यूज़ एक्यूरेट रेफरेंसेस, ठीक है। जो भी आप रेफरेंसेस यूज़ कर रहे हो सेकेंडरी डेटा के लिए वो एक्यूरेट होने चाहिए। अगर आपने बोला कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये पर्टिकुलर डेटा आया है, आपने उसको अपनी रिसर्च में रखा है, तो आपको क्या करना है कि जब आपको रेफरेंस देना है तो आपको ब्लूमबर्ग की उसी रिपोर्ट का रेफरेंस देना है, सो दैट the people who are going to use that research can check the validity of your and credibility of your research by using the references, okay okay. So next characteristic of research is generalizability, ठीक है। आपकी जो रिसर्च है उसको जनरलाइज किया जा सके, इस तरह की आपकी रिसर्च होनी चाहिए। इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच रिसर्च फाइंडिंग्स कैन बी अप्लाइड टू अ लार्जर पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे पहले मैंने एग्जांपल दिया था कि आपने जो भी पॉपुलेशन पे रिसर्च किया है, अगर 2 मंथ्स के बाद जाकर मैं सेम पॉपुलेशन पे सेम क्वेश्चनेयर को यूज़ कर रही हूँ, सो द आंसर शुड ऑल्सो बी द सेम। अगर ITC मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड था आज से 2 मंथ्स पहले, तो आज की डेट में भी सेम पॉपुलेशन से सेम आंसर आना चाहिए, ओके ओके। सो नेक्स्ट 7th इज सिस्टमैटिक।
ईच स्टेप मस्ट फॉलो द अदर विथ डेफिनिट प्रोसीजर। सिस्टमैटिक होना चाहिए आपका रिसर्च। जो भी अगला आने वाला स्टेप है वो आपके पीछे वाले स्टेप को फॉलो करता हो, ठीक है। एक सिस्टमैटिक वे में आपका पूरा रिसर्च का प्रोसीजर चलना चाहिए कि जिस तरह से पहले आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, अपना रिसर्च क्वेश्चन डिज़ाइन करना है, फिर आपको देखना है कि पुराने अभी तक क्या रिसर्च हो चुकी है इस टॉपिक के बारे में, आप किस तरह से करोगे, क्या टूल यूज़ करोगे, प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट करोगे। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है ना, पूरा सिस्टमैटिक वे में रिसर्च चलता है। आगे हम लोग प्रोसेस की बात करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि पूरा सिस्टमैटिक वे में कैसे चलेगा। तो रिसर्च को हमें सिस्टमैटिक वे में ही करना है, बहुत ही हैज़ार्ड मैनर में रिसर्च हमें नहीं करनी है, अदरवाइज जो हमारी फाइंडिंग्स होंगी दैट विल नॉट बी रिलायबल एंड एक्यूरेट। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च का प्रोसेस, कि किस तरह से जो हमने बात की सिस्टमैटिक वे में होनी चाहिए रिसर्च। तो सिस्टमैटिक वे पता कैसे चलेगा, ये पता चलेगा आपको रिसर्च के प्रोसेस से, विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। Just do subscribe the channel, share the video as much as possible and stay tuned with us. Thank you all. See you in the next session.